नमस्कार। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आज हमारे साथ प्रदेश के वह नेता होंगे जिसके आसपास प्रदेश की राजनीति घूमती है। हमारे साथ हैं केंद्रीय मंत्री, उड्डयन केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, जो ग्वालियर चंबल में तूफानी दौरे कर रहे हैं, लगातार एक के बाद एक सभाएं कर रहे हैं। आज उनके साथ हैं और जानेंगे कि ग्वालियर चंबल के और प्रदेश के क्या हाल चाल हैं। तो सीधे हम बात करते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से और जानते हैं कि क्या कुछ चल रहा है चुनावी क्षेत्र में। सर, सबसे पहले तो 3.5 साल हो गए हैं आपकी भाजपा में, कैसे अपने आप के इस कार्यकाल को देखते हैं, कितने संतुष्ट नजर आते हैं आप? अब तो मैं पुराना भाजपा का कार्यकर्ता ही हूँ और सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कार्य करने का। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ। जिम्मेदारी उन्होंने दी है, उसे पूर्ण रूप से निभाने की कोशिश कर रहा हूँ। भाजपा में जिस चीज़ को देख के आप आए थे, या जो जितनी भी विकास और प्रगति के मुद्दे हैं, अगर आप देखो तो कांग्रेस की 15 महीने की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की 3 साल की सरकार थी, लेकिन वास्तविकता में भारतीय जनता पार्टी को भी 15 महीने ही मिले कि 2 साल तो कोरोना में निकल गए। लेकिन इन 15 महीनों में जो शिवराज सिंह जी की सरकार ने विकास और प्रगति की एक नई नींव मध्य प्रदेश में रखी। सिंचाई की योजना की बात करें, अधोसंरचना की बात करें, ग्वालियर की विकास की बात करें, स्वास्थ्य के क्षेत्र की बात करें, संपूर्ण और सर्वांगीण विकास का जो आह्वान और जो हमारी आशा और अभिलाषा थी, उस पर हमारी सरकार पूर्ण रूप से खरी उतर पाई। सर, ये कहा जाता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी तो अपर लेवल पर मिल गए, भाजपा में घुल मिल गए, जो नीचे जो आपके साथ जो लोग आए थे उनको कहीं ना कहीं घुलने मिलने में दिक्कत आई। क्या आप भी ऐसा मानते हैं कि कुछ ऐसा है? मैं बिल्कुल नहीं मानता। कई ऐसे जगह हैं जहाँ कई लोग इतने अच्छी तरह से घुल मिल गए हैं कि जैसे कि पिछले 50 साल से भाजपा ही हूँ। और ये भी मत बोलिए भाजपा हमारे लिए कोई नई पार्टी नहीं है। मेरी आजी अम्मा ने भारतीय जनता पार्टी को स्थापित करने में एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया था। मेरे पूज्य पिताजी ने अपने राजनीतिक सफ़र को भारतीय जनता पार्टी से शुरुआत की थी सन 1971 में। और जब बचपन से मैं जब बड़ा हुआ हूँ, मेरी आजी अम्मा के इर्द गिर्द सब दूर सदैव भारतीय जनता पार्टी के हमारे कार्यकर्ता, हमारे लोग सदैव रहे। और 20 साल जब मैं संसद में भी रहा हूँ तो कई पारिवारिक रिश्ते भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ सदैव रहा है। इस बार भाजपा किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है, आपका क्या मानना है? क्या ऐसे मुद्दे हैं जो आपको प्रत्याशी वोट करेंगे? मध्य प्रदेश का विकास, मध्य प्रदेश का विकास और मध्य प्रदेश का विकास। जो पिछले 18 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश को एक बीमारू राज्य से उभार कर एक प्रगतिशील और विकासशील राज्य में परिवर्तित किया। आप सारे सोशल इंडिकेटर्स को देखो, आप जो तीव्र गति में परिवर्तन आया है। और दूसरे तरफ जिस पार्टी को 15 महीने का अवसर दिया गया, उसने जिस तरीके से मध्य प्रदेश को भ्रष्टाचार में डुबा दिया, शिष्टाचार में डुबा दिया, तुष्टीकरण में डुबा दिया, परिवारवाद में डुबा दिया, ये दोबारा हमें मध्य प्रदेश में नहीं होने देना है। मुद्दे की बात चली रही तो एक सामने निकल के आ रही कि कांग्रेस किसी मुद्दे को हिट नहीं कर पा रही। क्या आप भी मानते हैं कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है? मैं विपक्षी दल की स्ट्रैटेजी, उनकी सफलताएं, उनकी विफलताएं में अपना समय व्यर्थ नहीं करता। मुझे मेरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, हमारी सोच, विकास की, प्रगति की सोच, एक पॉजिटिव एजेंडा के साथ मैं जनता के समक्ष जा रहा हूँ। 2 तरीके के लोग होते हैं। एक तरीके के लोग अपना लकीर लंबा खींचना चाहते हैं, दूसरे तरीके के लोग अपना लंबा लकीर खींच नहीं पाते तो दूसरों की लकीर को छोटा करना चाहते हैं। मेरी सदैव कोशिश होती है ज़िंदगी में सकारात्मक सोच के साथ काम कर किया जाए।
आपकी सकारात्मक सोच निश्चित तौर से दिखाई भी देती है। एक चीज़ है, जब आपने बोला कि विकास विकास और विकास, जब 20 सालों में भाजपा सरकार ने इतना विकास किया है तो वो क्या मजबूरी रही कि केंद्रीय मंत्रियों को भी चुनाव मैदान में कूदना पड़ा? बड़ा अच्छा प्रश्न है। कल भी आपके एक सहयोगी ने मुझसे यही प्रश्न पूछा। आपको ये समझना पड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रैटेजी क्या थी। 120 से 25 हमारे वर्तमान के विधायक, 100 सीटों पर विपक्ष के विधायक। उन 100 सीटों में से 50-60 ऐसे सीट हैं जहां हमारे किले को हमें मजबूत करना है। हमारे जितने भी सांसद और केंद्र मंत्रियों को उतारा गया है वो उन सीटों पर उतारा गया है जहां भारतीय जनता पार्टी पिछले 2 या 3 चुनाव से जीती नहीं। स्ट्रैटेजी क्या है? हमारे किले को मजबूत रखना, विपक्ष के किले को ध्वस्त करना। तो जो सीट कांग्रेस अपने झोली में काउंट कर रही थी वो सीट अब कांग्रेस अपने झोली में काउंट नहीं कर सकती, क्योंकि वहां एक जिताऊ उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र मंत्री और सांसद के रूप में उतार दिया। तो ये जो बातें प्रदेश में फैलाई जा रही हैं कि वीरेंद्र को ला दिया क्योंकि वीरेंद्र की कॉन्स्टिट्यूंसी में और कोई कैंडिडेट नहीं मिला, यहाँ कोई कैंडिडेट ही नहीं है। हम ये चुनाव लड़ रहे हैं एक एक सीट को जीतने के लिए, जीती हुई सीट को जीतने के लिए, हारी हुई सीट को जीतने के लिए। यही बात को मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ा रहा हूँ। सबसे ज़्यादा यदि कोई वोट अट्रैक्ट कर सकता है तो वो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी कर सकते हैं। सिंधिया जी मैदान में नहीं दिख रहे हैं, चुनाव मैदान में आप प्रचार जरूर कर रहे हैं, लेकिन चुनाव लड़ने की जब बात आ रही थी तो क्या कुछ ऐसी बात आई थी कि चुनाव लड़ना चाहते हैं, नहीं लड़ना चाहते हैं? मैंने सदैव कहा है मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, जो मुझे कहा जाएगा वो मैं करूँगा। चुनाव का कहा गया था आपको? चुनाव लड़ने के लिए कहा गया था आपको? नहीं, मुझसे चर्चा नहीं हुई। इसका मतलब है ज्योतिरादित्य सिंधिया सीधे सीएम साहब की शपथ लेंगे, सीएम पद की शपथ। इसका मतलब है ज्योतिरादित्य। देखिए, मैंने आपको 10 बार कहा है, मैं 11वीं बार कह रहा हूँ, मैं किसी दौड़ में ना कांग्रेस में था, ना किसी दौड़ में मैं आज बीजेपी में। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सामान्य कार्यकर्ता हूँ जो पार्टी को मजबूत करने के लिए एक एक जगह मैं जा रहा हूँ। मेरी स्वतः की कोई आशा अभिलाषा नहीं है। हाँ, मेरी आशा अभिलाषा जरूर है, मेरी भूख जरूर है, वो विकास की आशा अभिलाषा है, प्रगति की आशा अभिलाषा है। अगर आप मुझे 10 मौके दो कुछ नए चीज़ करने के लिए, मैं तीव्रता से दौड़ जाऊंगा उन चीज़ों पर। कुर्सी के पीछे ना मेरी आजी अम्मा भागी, कुर्सी के पीछे ना मेरे पूज्य पिताजी थे, कुर्सी के पीछे ना मैं। कांग्रेस के अंदर जब निर्णय लिया गया कि वीरेंद्र तिवारी को बनाने का है सीएम, मैंने 1 सेकंड में कहा कि मैं सपोर्ट करूंगा। और आज कांग्रेस के अंदर एक व्यक्ति नहीं कह सकता कि मैंने 1 सेकंड में नहीं कहा कि मैं सपोर्ट करूंगा। कोई घमासान नहीं, कोई कठिनाई नहीं। मेरा जोश और मेरा संकल्प कुर्सी का नहीं है जैसे कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी का। मेरा संकल्प जनता के साथ जुड़ा हुआ है, जनता के विकास के लिए जुड़ा हुआ है। हमको जनता को कुर्सी पे बैठाना है, हमको जनता की सेवा करना है। और यही उदाहरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश के सामने रखा है। कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह की बात आई तो अभी धीरे धीरे उनके बीच में मतभेद और मनभेद सामने आने लगेंगे। आप कोई टिप्पणी करना चाहेंगे? देखिए, मैं किसी और के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करता। जो उनकी स्थिति है उनकी स्थिति है। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो सदैव चुटकुली लूँ, सदैव दूसरों को नीचे दिखाऊँ। हाँ, व्यक्तिगत टिप्पणी मैं कभी नहीं करता, लेकिन आपकी नीति, आपकी सोच, आपकी कार्यप्रणाली, उस पर मैं टिप्पणी जरूर करता हूँ। मैं चुटकुले लेने में मजा नहीं लेता। सर, इस बार टिकट वितरण को लेके काफी असंतोष पूरे प्रदेश में देखने को मिल रहा है। ग्वालियर चंबल में भी काफी असंतोष देखने को मिला। पहली बार महल तक जो है विरोध हुआ, बगावत हुई। यही कठिनाई है आपकी। अगर कोई आपके घर में आपको मिलने आए तो आप उसको विरोध कहोगे, आप उसको बगावत कहोगे?
जितने भी कार्यकर्ता थे आज आए मुझे मिलने के लिए। हाँ, उनका गुहार है, क्यों नहीं है? अगर आपको लगता है कि आप टिकट के लायक हो तो आपका गुहार होगा, उसको सुनने का, उसका निराकरण करने का जिम्मेदारी मेरी है। तो मैं एक एक से मिला, उनके साथ बैठ गया मैं, और फिर मैंने बात की, समझाया, और 6 घंटे के अंदर आपने स्वयं देख लिया मुन्ना लाल जी ने जो जबरदस्त वक्तव्य दिया, कहा कि मैं जी जान से काम करूंगा। मैं उनको दाद देता हूं और धन्यवाद भी देता हूं। कल हमारे हजारों कार्यकर्ताओं की सभा के बीच में क्या जबरदस्त भाषण उन्होंने दिया। भावनाएं व्यक्त की, केवल भाषण देना बहुत आसान है। कहा मैं सड़क पे जाऊंगा, चुनाव प्रचार के अंत तक मैं प्रत्याशी के रूप में काम करूंगा। ये संघर्ष का एक बेहतरीन उदाहरण है, और मैंने वहां मंच से भी उनकी प्रशंसा की। तो आप हर चीज को बगावत और विरोध से मत जोड़ो। लोगों की आशा अभिलाषा होती है, उस पर उसको पूरा करना, समाधान निकालना, समझाना हमारी जिम्मेदारी है। मध्य प्रदेश मैं नहीं देखता कि कहीं भी ग्वालियर चंबल संभाग में भारतीय जनता पार्टी के अंदर विरोध के स्वर दिख रहे हैं। हमारा पार्टी एक अनुशासित पार्टी है। जो भी निर्णय लिया कार्यकर्ता उसके समान कार्य करने के लिए पूर्ण निष्ठा से संकल्पित होता है। लेकिन ग्वालियर चंबल और प्रदेश में कई जगह पे भाजपा के विधायक हुए या पूर्व विधायक हुए तो बसपा से चुनाव लड़ रहे हैं, उनको नहीं मना पाए, तो कहीं त्रिकोणीय संघर्ष नहीं बन रहा है इससे। देखिए, ऐसे 2-3 उदाहरण हैं और वो सदैव होंगे। और आप कांग्रेस को देख लो, वहां तो पुतले जलाए जा रहे हैं, वहां तो जूते मारे जा रहे हैं, वहां तो पावर ऑफ अटर्नी दिया जा रहा है एक पूर्व मुख्यमंत्री के द्वारा दूसरे पूर्व मुख्यमंत्री को कि आप मेरे नाम पे गाली लो। वहां तो एक पूर्व मुख्यमंत्री कार्यकर्ता को कह रहा है कि जाके वीरेंद्र तिवारी के कपड़े फाड़ो। ये कहीं हो रहा है बीजेपी के अंदर? सर, एक इस बार जो बार बार सर्वे में भी एक बात आ रही थी, मैं भी कुछ लोगों से मिला, ग्वालियर चंबल में काफी मैं लगातार दौरे कर रहा था, कि लोग भाजपा से नाराज नहीं थे, लोग स्थानीय जनप्रतिनिधि से नाराज थे, अपने नेता से नाराज थे। बावजूद उसके मध्य प्रदेश में भाजपा विधायकों के टिकट काटने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। क्या आपको लगता है सरकार संगठन पे हावी दिखी? संगठन के पास कोई चेहरा ही नहीं था उनके अलावा? जितने भी चेहरे भाजपा ने मध्य प्रदेश में उतारे हैं, 230 चेहरे, मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम पूर्ण बहुमत के साथ आने वाले दिनों में सरकार बनाएंगे, जनता के आशीर्वाद के तहत और कार्यकर्ताओं की मेहनत के लिए। फ्रीबीज के मुद्दे पे आपका क्या सोचना है? और जो जनगणना की बात कांग्रेस लाई है, ओबीसी की जनगणना कराने की, जो बिहार में उन्होंने चाल चली है, उसको आप कितना असर के रूप में देखते हैं? देखिए, जिस पार्टी ने सदैव पिछड़े वर्ग का विरोध किया, जब ओबीसी कमीशन गठित हुई उसका विरोध किया, जब मंडल कमीशन लागू हुआ उसका विरोध किया, आज वो ओबीसी की बात कर रही है। और जिस पार्टी के पार्टी अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जैसे पिछड़े वर्ग के नेता के बारे में कहते हैं कोई अखिलेश वखिलेश की बात मत करो, ये कांग्रेस का ओबीसी का प्रेम है। यही तो कांग्रेस ने किसानों के साथ किया था, यही तो कांग्रेस ने नौजवानों के साथ किया था, और अब यही कांग्रेस ओबीसी के साथ कर रही है। पिछड़ा वर्ग अच्छी तरह से समझती है। और अब पिछले 10 दिन में तो ये जनगणना का मामला तो बोरी बिस्तर बांध के तिलांजलि दे दी है कांग्रेस को। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुभकामनाएं सर हमारी आपको। तो ये थे हमारे साथ प्रदेश के कद्दावर नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो बता रहे थे वो किस स्ट्रेटजी के तहत चुनाव लड़ रहे हैं, क्या उनके मुद्दे हैं और आगे चुनाव कैसे चलने वाला है। आप बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।